नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के कानून को किया रद्द। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण से रिलेटेड था कानून। हाईकोर्ट ने कानून को बताया असंवैधानिक। वनस्पति तेलों के आयात से रिलेटेड आंकड़े हुए जारी। आयात पहुंचा रिकॉर्ड स्तर पर। पिछले 10 वर्षों में खाद्य तेल आयात हुआ 1.5 गुना। और वैज्ञानिकों ने की पृथ्वी की कोर से रिलेटेड एक नई रिसर्च। पृथ्वी के पानी और कोर की सबसे बाहरी परत के बीच संबंध का लगता है पता। पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता के बारे में समझ होगी गहरी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस बुलेटिन को आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के एक इंपॉर्टेंट कानून को रद्द कर दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या था इस कानून में। दरअसल 2020 में हरियाणा विधानसभा द्वारा एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियों को हरियाणा के निवासियों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इस विधेयक के तहत कंपनियों, सोसाइटी ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म और सभी बड़े व्यक्तिगत एम्प्लॉयर को कवर किया गया था। इसके साथ ही इस विधेयक में 10 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाले व्यक्ति को भी कवर किया गया था जो मैन्युफैक्चरिंग या कोई सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ हो। हालांकि केंद्र या राज्य सरकारों या उनके स्वामित्व वाले संगठनों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया था। इस विधेयक को 2 मार्च 2021 को राज्यपाल की सहमति मिली थी और यह कानून 15 जनवरी 2022 को लागू हो गया था। तो फिर इस कानून को किसने और किस आधार पर चुनौती दी? इसके बाद फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अन्य हरियाणा बेस्ड एसोसिएशन कानून को चुनौती देने के लिए कोर्ट चले गए थे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हरियाणा सरकार का निजी क्षेत्र में आरक्षण देने वाला कानून एम्प्लॉयर्स के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि निजी क्षेत्र की नौकरियां पूरी तरह से कौशल और एनालिटिक्स पर आधारित होती हैं और एम्प्लॉयर्स देश के किसी भी हिस्से से ऐसे काम करने वाले एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में नौकरी दे सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा इस कानून के माध्यम से एम्प्लॉयर्स को लोकल कैंडिडेट को नौकरी देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और यह भारत के संविधान द्वारा बनाए गए संघीय ढांचे का उल्लंघन है। इस पर हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत ऐसे आरक्षण देने की शक्ति है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य का कानून एक प्राइवेट एम्प्लॉयर पर पूर्ण नियंत्रण के समान है। अदालत ने यह भी कहा है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत किसी व्यक्ति के व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा है। हाईकोर्ट ने इस कानून को संविधान के भाग 3 का उल्लंघन माना, जिसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई सरकार व्यक्तियों के खिलाफ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं कर सकती क्योंकि वे उस राज्य से संबंधित नहीं हैं। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह कानून लागू होने की तारीख से अप्रभावी होगा। हाल ही में भारत के खाद्य तेल आयात से रिलेटेड चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 में खाना पकाने और खाद्य पदार्थों को तलने में उपयोग किए जाने वाले वनस्पति तेलों का आयात 11.6 मिलियन टन से 16.5 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आयात के मूल्य की बात करें तो भारत का खाद्य तेल आयात 2013-14 में 60,750 करोड़ रुपए का था और अभी ये बढ़कर 2022-23 में 1,38,424 करोड़ रुपए हो गया है। सीधे तौर पर कहें तो पिछले 10 वर्षों के दौरान क्वांटिटी के हिसाब से भारत का खाद्य तेल आयात लगभग 1.5 गुना हो गया है और मूल्य की बात करें तो खाद्य तेल आयात 2 गुना से अधिक बढ़ गया है। खाद्य तेल का बढ़ता आयात अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। चलिए समझते हैं कि घरेलू स्तर पर खाद्य तेल उत्पादन की क्या स्थिति है और कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि खाद्य तेल मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन सीड, राइस ब्राउन, ग्राउंडनट, पाम और सनफ्लावर आदि से बनाया जाता है। भारत के खाद्य तेल उत्पादन में 2 सबसे बड़े योगदानकर्ता सरसों और सोयाबीन हैं। नंबर 3 और नंबर 4 पर कॉटन सीड, राइस ब्राउन है। 2022-23 में घरेलू स्तर पर भारत का खाद्य तेल उत्पादन लगभग 10.3 मिलियन टन था।
खाद्य तेल आयात को अगर कम करना है तो मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन सीड, राइस ब्रान, ग्राउंडनट का घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके साथ ही कृषि में उत्पादन बढ़ाने से रिलेटेड कई तकनीकियों को भी अपनाना होगा। सरकारों को भी इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीदी को बढ़ावा देना चाहिए। यदि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए तो हमारा वार्षिक आयात 20 मिलियन टन से अधिक हो सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की कोर से रिलेटेड एक नई रिसर्च की है। दरअसल वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह के पानी और पृथ्वी की कोर की सबसे बाहरी परत के बीच जटिल संबंध का पता लगाया है। इस रिसर्च को ठीक से समझने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जल्दी से आइए समझ लेते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक तथा ह्यूमन इंड्यूस्ड भूकंपों की लहरों की गति में विभिन्नता तथा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी और जियोफिजिक्स के शोधों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। ये भाग हैं क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे और इनकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक होती है। मैंटल क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक नीचे तक पाया जाता है। क्रस्ट भी 2 भागों में बटा होता है, जिनको लोअर मैंटल और ऊपरी मैंटल कहते हैं। निचली क्रस्ट और ऊपरी मैंटल के बीच एक मोहो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है और मैंटल के नीचे पृथ्वी के सबसे केंद्र में कोर पाया जाता है। अब आइए वापस आते हैं खबर की ओर। इस शोध के अनुसार अरबों वर्षों में टेक्टोनिक प्लेट सबडक्शन जोन के माध्यम से महासागरों का पानी निचले मैंटल तक पहुंचता है। इस पानी के 2900 किलोमीटर नीचे स्थित कोर मैंटल सीमा तक पहुंचने पर एक महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस रासायनिक क्रिया के कारण कोर में हाइड्रोजन से भरपूर एक कोर परत का निर्माण होता है। साथ ही अब पानी कोर मैंटल सीमा तक पहुंचता है, जो यह कोर में सिलिकॉन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे सिलिका बनता है। पिछले कई वर्षों से यह माना जाता रहा है कि पृथ्वी के कोर और मैंटल के बीच मटेरियल एक्सचेंज बहुत कम होता है। पूर्व मान्यताओं के विपरीत यह अध्ययन कोर और मैंटल के बीच अधिक मटेरियल एक्सचेंज का अनुमान लगाता है। इस प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि बाहरी कोर की संरचना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षेत्र एक ढाल के रूप में कार्य करता है जो पृथ्वी को सौर हवाओं और विकिरण से बचाता है। बाहरी कोर मुख्य रूप से लोहा और निकल से बना हुआ होता है। अध्ययन में बताया गया है कि कोर और मैंटल के बीच लंबे समय तक रासायनिक मटेरियल एक्सचेंज एक ई प्राइम परत के निर्माण में योगदान देता है। यह रहस्योद्घाटन पहले बनी अवधारणाओं को चुनौती देता है और पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता के बारे में हमारी समझ को भी गहरा करता है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में नई नई घटनाएं दुनिया के सामने देखने को मिल रही हैं। हाल ही में खबर आई है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी लाल सागर में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया है। यह शिप अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दल के साथ तुर्की से भारत के लिए रवाना हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज पर बहामा देश का झंडा लगा हुआ था। यह जहाज ब्रिटिश कंपनी के रजिस्ट्रेशन वाला है। इसका आंशिक स्वामित्व इजराइल के व्यवसायी अब्राहम अनगर के पास है। वर्तमान में यह एक जापानी कंपनी को लीज पर दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस घटना को आतंकवादी घटना करार दिया है और इसका आरोप ईरान पर लगाया है। इजराइल का कहना है कि यह वैश्विक स्तर पर एक बहुत गंभीर घटना है। हालांकि जहाज पर एक भी इजरायली नागरिक नहीं था, लेकिन इजराइल का कहना है कि ऐसी आतंकी घटना ग्लोबल शिपिंग रूट की सुरक्षा को प्रभावित करती है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हूती विद्रोहियों का कहना है कि वह उन सभी जहाजों को निशाना बनाने वाले हैं जो इजराइल से ऑपरेट होते हैं या फिर उन्होंने इजरायली झंडा लगाया हुआ है। हूती विद्रोहियों ने ऐसे जहाज पर काम कर रहे अन्य देशों के नागरिकों को नौकरी छोड़ने की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि यमन के हूती ने हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। चलिए अब समय है जल्दी से ये देखने का कि रैपिड न्यूज में क्या है खबरें। शोधकर्ताओं की एक टीम ने अंतरिक्ष में विशाल बेल जैसी संरचना की खोज की है जिसमें 20 आकाशगंगाएं शामिल हैं और यह लगभग 13 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी तक फैली हुई हैं। इसे शोधकर्ताओं ने कॉस्मिक वॉइन नाम दिया है। यह खोज आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। लद्दाख के केसी बख्तार्न फल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका अन्य नाम लेह बेरी है। यह स्वाद में खट्टे होते हैं लेकिन विटामिन विशेष रूप से विटामिन सी से भरपूर होते हैं। औषधीय गुण के चलते इनका उपयोग लंबे समय से औषधीय दवाओं के निर्माण में किया जाता है।
यह मुख्य रूप से पूरे यूरोप और एशिया में पाया जाता है। आपको बता दें कि यह लद्दाख का चौथा जीआई टैग है, जिससे पहले लद्दाख पश्मीना, खुबानी व लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग मिल चुका है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक GTCI में भारत की रैंकिंग में तेजी से गिरावट देखी गई है। भारत 10 साल पहले 83वें स्थान से तेजी से गिरकर 103वें स्थान पर आ गया है। यह सूचकांक NSEAD INSEAD द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक प्रतिभा को विकसित करने, आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। इस वर्ष 10वां संस्करण जारी किया गया है, जो 134 देशों को कवर करता है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से विश्व के विभिन्न देश नैरोबी में मिल रहे हैं तथा इस बैठक में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के विकल्प के रूप में प्लास्टिक क्रेडिट पर विचार कर रहे हैं। प्लास्टिक क्रेडिट, जिसे कभी कभी ऑफसेट भी कहा जाता है, कुछ हद तक कार्बन क्रेडिट की तरह काम करता है। इस अवधारणा में कंपनियां या लोग शामिल होते हैं जो दुनिया में कहीं भी एकत्र किए जाने वाले प्लास्टिक के एक निर्दिष्ट वजन के लिए भुगतान करते हैं। इसमें प्लास्टिक का एकत्र करना और पुनर्नवीनीकरण शामिल है। ऐसा करके कंपनियां नेट शून्य प्लास्टिक का दावा करती हैं। इंफॉल एयरपोर्ट के पास यूएफओ देखने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद यूएफओ की खोज के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने 2 राफेल लड़ाकू विमानों को भेजा है, लेकिन अभी तक उसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। यह हवा में उड़ने वाले ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी पहचान तय नहीं हो और इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी मौजूद नहीं हो। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI की शुरुआत की जा रही है। इसका आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। IFFI इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सालाना ग्रोथ 20% के करीब है और यह दुनिया के 5 सबसे बड़े बाजारों में से एक है। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्न को जानने की। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी GTCI में भारत की रैंकिंग क्या है? 103, 104, 105 या फिर 106? अगला प्रश्न है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहां पाई जाती है? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच, निचले मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच, निचले मेंटल और ऊपरी कोर के बीच? चलिए अब नजर डाल लेते हैं कि पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछा गया था और उसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न था, चिकनगुनिया से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम आयक्षिक है। चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से होने वाला एक वायरस संक्रामक बीमारी है। यह रोग सिर्फ उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। उपरोक्त कथन या कथनों में कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी? सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, लेमोआ कोमकासा और BECA जैसे समझौते भारत ने किस देश के साथ किए हैं? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर रूस? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।